हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने नोबेल प्राइजेस के बारे में सुना होगा। इसकी शुरुआत की थी एल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में। स्पेशली 6 फील्ड्स में इस प्राइज को दिया जाता है और 1901 में इसको पहली बार दिया गया था। अगर हम 6 फील्ड्स की बात करें तो इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमी, इन 6 फील्ड्स में यह नोबेल प्राइज को दिया जाता है। रिसेंटली अभी मेडिसिन फील्ड में भी इस नोबेल प्राइज को अवार्ड किया गया है 2 लोगों को, जिसमें पहला नाम है विक्टर एम्ब्रॉस और दूसरे पर्सन है गैरी रुवकुन। इन दोनों साइंटिस्ट को कई सालों के बाद ये नोबेल प्राइज मिला है, स्पेशली मेडिसिन फील्ड में माइक्रो आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए या फिर माइक्रो आरएनए के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर में बहुत सारे सेल होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो लगभग ह्यूमंस के अंदर में 10 टू रेज़ टू पावर 22 से लेकर 10 टू रेज़ टू पावर 24 तक सेल्स हो सकते हैं। ये सभी सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, फिर भी हमारे सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी दिखाई देते हैं। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज है जो इन सेल को एक दूसरे से अलग दिखाती है। यानी हमारे स्किन का सेल हमारे जो हेयर के सेल से अलग दिखता है, हमारा हेयर का सेल हमारे लीवर के सेल और लीवर का सेल हार्ट के सेल, इन सभी सेल्स में हमें डिफरेंस भी दिखाई देता है, लेकिन जनरल स्ट्रक्चर इन सबका सेम होता है। तो जो मेन डिफरेंस इन सब सेल में होता है, जिसका जो मेन डिफरेंस बनाता है, दैट इज द प्रोटीन मेड बाय द सेल। यानी अगर वो सेल पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में लगा हुआ है और वो पर्टिकुलर ऑर्गन कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कराने के लिए है, तो उसका नेचर उस प्रोटीन जैसा ही होगा। यानी वो एक्सटर्नल भी उसी प्रोटीन जैसा दिखाई देगा और उसका मेन फंक्शन दूसरे जो सेल्स है, जो दूसरे टाइप का प्रोटीन बना रहा है, उससे अलग दिखेगा। यानी सेल्स सब अगर हम देखेंगे तो सब इंटरनली स्ट्रक्चर सबका सेम होने के बावजूद भी वो कौन सा प्रोटीन बनाता है वो उसको डिफरेंट करता है, वो डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल। आइए इस बार के मेडिसिन के जो 2 साइंटिस्ट हैं जिनको इस बार नोबेल प्राइज मिला है, विक्टर एम्ब्रॉस और गैरी रुवकुन को, उनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। और इनकी जो रिसर्च है माइक्रो आरएनए की, जो कई साल से रिसर्च चल रही थी लेकिन प्रूव नहीं हो पाई थी, इन लोगों की अगर हम बात करें तो 1993 में भी इन लोगों ने इस बारे में प्रोजेक्ट किया था, इस बारे में दुनिया को बताया था, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इतने सालों बाद 2024 में इन लोगों को दोबारा से रिकॉग्निशन मिली है और इस बार साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन ये रिलीज हो चुका है। व्हाट एग्जैक्टली हैव द विनर वर्ल्ड ऑन, यानी इसमें मेनली क्या काम किया गया है। ये 2 इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। पहले हैं हमारे विक्टर एम्ब्रॉस और सेकंड है रुवकुन या फिर गैरी रुवकुन। इन लोगों को 2024 मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के अंदर में यह प्राइज मिला है, स्पेशली फॉर द रिसर्च ऑफ द माइक्रो आरएनए। रिसर्च के बारे में बात करें तो इस तरह से बहुत सारी अभी न्यूज दिखाई दे रही है हमें कि ये दोनों पर्सन जो विक्टर एम्ब्रॉस हैं और ये गैरी रुवकुन है, इन लोगों को जो रिसर्च की है, इन्होंने स्पेशली अगर हम बात करें माइक्रो आरएनए के ऊपर, इन्होंने डिटेल स्टडी की है और कई सालों की मेहनत के बाद, यानी अगर इनकी एज की बात करें तो लगभग 70 एज है। सॉरी। तो इन्हों का अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो इनकी फाइंडिंग्स जो बताती हैं कि जो 2024 के जो आपके रिसर्च है उसमें माइक्रो आरएनए का इन्होंने एक रोल बताया है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन के अंदर में। यानी जब हमारा सेल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करता है जिसमें हमारे जो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, उस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने के बाद जो चेंजेस आते हैं जिससे हमारा प्रोटीन बनता है, वहां पे इसका क्या रोल है, माइक्रो आरएनए का क्या रोल है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करके इन्होंने बताया है। डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी न्यूज आज देखने को मिल रही है जिसमें इन्होंने बताया है माइक्रो आरएनए का एक रोल, लिन 4 माइक्रो आरएनए
और लिन 14 मैसेंजर आरएनए। आखिर ये दोनों चीजें क्या है, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आइए इस चीज को आप डिटेल में देखते हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने, अगर हम बात करें एम्ब्रॉस की प्लस बात करें रुफकुन की, तो ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग सेपरेटली इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। इनको नहीं पता था कि ये दोनों सेम टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। बाद में जब रिसर्च ज्यादा फेमस होने लगी तो इन दोनों ने एक दूसरे से मीटिंग की और मीटिंग में इन्होंने अपनी जो इंफॉर्मेशन थी, जो नॉलेज थी, उसको शेयर किया। बाद में पता चला कि ये दोनों एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग व्यू थे। फिर उन्होंने इन दोनों व्यूज को कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टडी किया और फिर एक पर्टिकुलर व्यू लेकर आए, और जिसको आज हम यहां पे देख रहे हैं। यानी एम्ब्रोस और रुफकुन ने एक माइक्रो आरएनए को डिस्कवर किया है, जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल माना जा रहा है हमारे प्रोटीन प्रोडक्शन में। इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन प्रोडक्शन। यानी जो हमारी बॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस करती है उसके अंदर में इनका बहुत बड़ा रोल है। इस चीज को अगर हम समझते हैं तो ये इन्होंने सबसे पहले जो सी एलिगन नाम का एक राउंड बॉम्ब है जो सिर्फ 1 mm बड़ा है, यानी इन्होंने जो मेन रिसर्च की है वो एक राउंड वॉर्म के ऊपर करी है जो सिर्फ 1 mm साइज का होता है। और उस 1 mm साइज के राउंड वॉर्म के अंदर, जिसका नाम है सी एल्गन, इसके अंदर में इन्होंने फाइंड आउट किया है कि लिन 4 और लिन 14 नाम के 2 जीन होते हैं जिनका एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन इन्होंने देखा। लेकिन जब 1993 में जब इन्होंने इस चीज के बारे में बताया था तो किसी साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। वही सेम चीज जब इन्होंने लेटर ऑन जब रिसर्च किया तो पता चला कि ये दोनों जीन या इस तरह के जीन हमारी बॉडी में, यानी ह्यूमंस की बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। तब लोगों को पता चला कि यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हमारे कुछ राउंड वर्ड्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये रिसर्च हमारे पूरी जो लाइफ, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इन सभी से डायरेक्टली रिलेटेड है। आइए इस चीज को अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारे लगभग पूरी बॉडी में 10⁻24 से लेकर 10⁻22 से लेकर 24 तक हमारे सेल हो सकते हैं। और एक सेल अगर देखेंगे तो सेल कुछ हमारा इस तरीके से दिखता है, यानी हमारे लगभग 10⁻24 सेल्स हमारे कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिसके अंदर में सेंट्रल बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जिसको हम मानते हैं हमारा ब्रेन है। जिस तरीके से ह्यूमन का ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से सेल का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको कंट्रोल करने वाला है न्यूक्लियस। इसके बाहर की बॉडी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बिल्कुल बाहर इसके प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स। इसके अंदर जो पावर हाउस यानी जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी स्पेशली अगर हम बात करें इसके न्यूक्लियस की, और इसके न्यूक्लियस के अंदर में अगर हम बात करेंगे ह्यूमंस में, तो टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर हम एक क्रोमोसोम को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो एक क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखाई देगा। यानी इसके अंदर में टोटल 1 2 3 4 अगर हम करके देखें तो टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें दिखाई देंगे। और जिसमें से जो लास्ट पेयर होता है, यानी हमारे ह्यूमंस के अंदर में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन चीजों को हम 2n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2n, n रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे 23, यानी ह्यूमंस के अंदर में टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये 23 पेयर्स में होते हैं, और एक पेयर का एक अगर हम क्रोमोसोम कंसीडर करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसको अगर हम थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सिर्फ एक वाई शेप और ये एच शेप स्ट्रक्चर नहीं है। ये छोटे छोटे थ्रेड जो होते हैं, थ्रेड के एक लॉन्ग स्ट्रैंड से उसको कंप्रेस करके बनाया गया है। इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम थोड़ा और एक्सपेंड करके देखें तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए। तो जनरली हमारे सेल के अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं।
इन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर में ईच क्रोमोसोम के अंदर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, यानी टोटल 46 में हमें हमारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं। बट ये डीएनए किस तरीके से काम करते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल अगर देखते हैं तो ये हमारा एक डीएनए है। ये डीएनए इस पर्टिकुलर सेल के अंदर एक प्रोसेस करेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये सेल के पास एक्चुअली में पूरे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर ये सेल हमारा लगा हुआ है मान लीजिए किसी लीवर के सेल में, डेफिनेटली इसको बाइल जूस प्रोड्यूस करना है, यानी कि इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद सिर्फ एक बाइल जूस वाला एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए इस पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी इस पर्टिकुलर जीन के अंदर में ये सबसे पहले एक मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करेगा और मैसेंजर आरएनए हमारे न्यूक्लियस से बाहर निकल के राइबोसोम से पास होते हैं और राइबोसोम से पास होने के बाद राइबोसोम इसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर में टोटल 2 प्रोसेस हो रहे हैं इस फील्ड के अंदर में। यानी सबसे पहले हमारा जो डीएनए है वो डीएनए 2 पार्ट में डिवाइड होगा जिसको हम बोल रहे हैं ईच वन इज नोन एज mRNA, दैट इज मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के थ्रू पास होगा, राइबोसोम इसको एक सप्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से ये फाइनल उस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा जिस चीज के लिए ये इंफॉर्मेशन आई थी। दिस इज नॉन एज डीएनए। कहने का मतलब इतना है कि अगर सपोज कीजिए आपको किसी पेन ड्राइव में कोई मूवी लोड करके दी जाए तो क्या आप सिर्फ पेन ड्राइव से उस चीज को हम देख पाएंगे, यानी उस मूवी को वॉच कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यू नीड अ डिवाइस टू यूज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। यानी जब तक आप उस पेन ड्राइव को किसी डिवाइस के अंदर नहीं डालेंगे आप मूवी नहीं देख सकते। डेफिनेटली जो हमारे सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है ये एक इंफॉर्मेशन है, ये फाइनल प्रोटीन में तब कन्वर्ट होगी, यानी ये मूवी में तब कन्वर्ट होगी जब ये 2 प्रोसेस से पास होगा। इस पहले प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन होने के बाद हमारा फाइनल प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाता है। यानी अगर हम यहां पे सपोज कीजिए लीवर की बात करेंगे तो हमारा बाइल जूस यहां पे प्रोड्यूस हो जाता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे तो। इस प्रोसेस के अंदर में, यानी ये प्रोसेस के अंदर में जो एमआरएनए बना है ये एक मैसेज लेकर आया है इस पर्टिकुलर डीएनए का कि आगे जाके आपको राइबोसोम से जब ये पास होगा तो कौन सा हमें प्रोटीन मिलना है। सो ट्रांसक्रिप्शन इज फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, और जब ट्रांसलेशन हो जाएगा तो वो प्रोटीन हमारा यहीं पे प्रेजेंट रहेगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे की अगर हम रिसर्च देखें तो इन्होंने स्पेशली ये दोनों साइंटिस्ट ने जो इस बार रिसर्च किया है तो इन्होंने देखा कि हमारा जो एल्गन नाम का एक राउंड वॉर्म है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है तो उसके पास 2 डीएनए है, यानी एक डीएनए के पार्ट के अंदर में डीएनए का वो पार्ट जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज नोन एज जीन। यानी जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो दिस इज सपोज वन जीन जिन्होंने नाम दिया लिन14 जीन। एक इन्होंने दूसरा जीन भी डिस्कवर किया इसी के अंदर में, एल्गन के अंदर में, सी एल्गन लिन4। इन जनरल प्रोसेस में हमारा क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिन4 जीन को आगे जाके कन्वर्ट हो जाना चाहिए एमआरएनए के अंदर, यानी मैसेंजर आरएनए। अगर हम इसमें से एक मैसेंजर आरएनए को ले सिर्फ समझने के लिए, सपोज वी कंसीडर ओनली दिस वन स्ट्रैंड, हालांकि इसमें 2 स्ट्रैंड प्रोड्यूस होंगे। मान लीजिए एक मैसेंजर आरएनए यहां पे प्रोड्यूस होता है एमआरएनए। इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंगली इन्होंने ऐसा पाया है कि जो हमारा ये वाला पर्टिकुलर लिन4 है, ये लिन4 जीन एक इस तरह का माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिन4 एमआरएनए का जो एक पर्टिकुलर पार्ट है उसके साथ जाके ऐसे अटैच हो जाएगा। अब ये हमारा कंट्रोल करेगा, यानी लिन4 से प्रोड्यूस होने वाला माइक्रो आरएनए कंट्रोल करेगा हमारे लिन14 से बने एमआरएनए को।
एमआरएनए के बाद आगे प्रोसेस आप जानते हैं, एमआरएनए जब राइबोसोम से पास होगा तो डेफिनेटली एक प्रोटीन बनेगा। लेकिन ये माइक्रो आरएनए, आज तक किसी को ये नहीं पता था कि ये माइक्रो आरएनए किस तरीके से वहां पे कंट्रोल करता है, या फिर ये माइक्रो आरएनए के बारे में ही पहले से किसी को नहीं पता था। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट ने पहली बार ये बताया कि कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं हमारे नॉर्मल जीन्स के साथ में जो इस तरह के माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस करते हैं, और ये माइक्रो आरएनए हमारे नॉर्मल जीन्स से बनने वाले जो प्रोसेसेस है उनको रेंडर करते हैं, उनको हिंडर करते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यानी अगर ये जीन नहीं प्रेजेंट होता या माइक्रो आरएनए नहीं प्रेजेंट होता तो ये शायद कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करता। लेकिन अब ये कंट्रोल करेगा कि यहां पे प्रोटीन प्रोड्यूस करना है या नहीं, यानी इसको ट्रांसलेशन करना है या नहीं। इसी चीज को हम बोल रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बना, और पोस्ट इसके बाद, यानी इसको हम बोलेंगे, इस वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो लिन4 जीन माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस कर रहा है। इसको पहली बार बताया है इन दो साइंटिस्ट ने कि इस तरह के आरएनए प्रेजेंट होते हैं जो हमारे नॉर्मल एमआरएनए को कंट्रोल करते हैं, और ये इस तरीके से कंट्रोल करेगा, कई बार यहां पे प्रोटीन प्रोड्यूस होगा और कई बार इस तरीके से कंट्रोल करेगा कि यहां पे प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी नॉर्मल विदाउट एमआरएनए, यानी जो एमआरएनए था वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन इसमें अब ये ऐसा नहीं कर पाएगा, यानी कंट्रोल पूरा चला गया माइक्रो आरएनए। इसी रिसर्च के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। सबसे पहले जब इन्होंने ये सी एल्गन के बारे के अंदर में ये दोनों जीन को डिस्कवर किया था, तब 1993 में इनको कोई किसी ने पूछा नहीं। डेफिनेटली जब अब इन्होंने 2024 में, और इससे पहले जब इन्होंने बताया कि इसका जो रोल है वो डायरेक्टली ह्यूमंस पे भी पड़ता है, यानी ह्यूमन में भी बिल्कुल ऐसे ही माइक्रो आरएनए प्रेजेंट होते हैं, और तब से डेफिनेटली इनको एक रिकॉग्निशन मिली, और इस बार 2024 का इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज की अगर हम हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये 1895 में सबसे पहले दिया गया था एल्फ्रेड नोबेल द्वारा। इसको सबसे पहले 1901 के अंदर में दिया गया था। इसमें अगर स्पेशली बात करें तो इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस, और ये इस तरीके से दिया गया था 1901 के अंदर में। लेकिन 1968 और 69 में इन्होंने इकोनॉमी को भी इसके अंदर में ऐड कर दिया, जब इन्होंने सिवर्जियस रिक्सबैंक को एक प्राइज दिया था, और इससे इनका एक और फील्ड यानी सिक्स्थ फील्ड इसके अंदर में और ऐड कर दी गई 1968 में। अगर हम बात करें किस तरह के प्राइजेस और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको देती है, यानी अगर हम बात करें केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमी, तो यहां पे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इस प्राइज को देती है। बात करें मेडिसिन की तो नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये इसको देता है। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो स्वीडिश एकेडमी इसको देती है, और अगर पीस की बात करें तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है कमेटी, ये इस नोबेल प्राइज को अवार्ड करती है, यानी ये नोबेल प्राइज देती है। जनरली ये हमारी फील्ड से केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमी एंड फिजियोलॉजी, या फिर जिसको हम मेडिसिन भी बोल सकते हैं। बात करें कि हमारे जो नोबेल प्राइजेस है वो द अवार्ड सेरेमनी जो हुई 10 दिसंबर को, और इसको नोबेल डे भी हम बोलते हैं ड्यू टू द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल की डेथ होने की वजह से 10 दिसंबर को ऐसा हुआ, हम नोबेल डे भी बोलते हैं। ये जो प्रेजेंट सेरेमनी है वो एक तरीके से स्वीडन में हमने देखने को मिला, स्टॉकहोम के अंदर में, और नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमी, साइंस, लिटरेचर, फिजियोलॉजी ये सब प्रेजेंट किए गए, और नोबेल प्राइज इन पीस द अवार्ड सेरेमनी टेक प्लेस इन ओस्लो। अगर हम बात करें नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, जो हमने अभी बताया कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है वो पीस के अंदर में देती है, यानी इस तरीके से कमेटी ने ये इस तरीके से प्राइज, इस तरह पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, और इसके अंदर में अनाउंसमेंट होता है, इस तरीके से सेरेमनी होती है, और उसके बाद में प्रॉपरली नोबेल प्राइज को अवार्ड किया जाता है, उन लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। यानी अगर हम बात करें कि अभी तक कितने लोगों को, विमेन को यहां नोबेल प्राइज मिले हैं, तो मैरी क्यूरी को रिसीव रिकॉग्निशन ट्वाइस, इनको 2 बार मिल चुका है, एक बार फिजिक्स में 1903 में और एक बार केमिस्ट्री में 1911 के अंदर में इनको प्राइज मिला। वहीं पे हम सेल्मा लेगरलॉफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फीमेल नोबेल लॉरिएट है लिटरेचर में 1909 में इनको ये प्राइज मिला।
मलाला यूसुफजई को सिर्फ 17 ईयर एज में, यानी अभी तक की सबसे कम एज नोबेल लॉरिएट हैं जो 17 ईयर की एज में इनको पीस प्राइज मिला 2014 के अंदर में, यंगेस्ट विनर टू द डेट। डेफिनेटली आप इनके बारे में जानते होंगे, बहुत बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इन्होंने प्लस में पीस लविंग है और इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को पीस रखने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहित भी किया है। डेफिनेटली इनका एक बहुत बड़ा रोल है। द नोबेल प्राइज 23 हैज बीन अवॉर्डेड टू 11 डिग्नेटरीज को अभी तक दिया गया है 23 के अंदर में, जिसमें से 4 जो थी 23 यानी लास्ट वाला अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें फीमेल ही दिखती हैं। डेफिनेटली आप इसको एक कहीं पे कोट भी कर सकते हैं नंबर ऑफ प्राइजेस दिखा के कि हमारी जो फीमेल है वो भी यानी ह्यूमन से यानी मेल से कंपैरेटिवली कम नहीं है। तो अगर इसकी बात करें तो नरगिस मोहम्मद अली पीस में मिला इनको, कैटलिन कैरिको फिजियोलॉजी में मिला, एन.ए. ह्यूलर फिजिक्स में और क्लॉडिया गोल्डिन इकोनॉमी में इनको ये प्राइज मिलते हैं। बात करें कितने इंडियंस को आज तक में नोबेल प्राइज मिला है, तो अगर हम सबसे पहले देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर में, अगर हम बात करें सीवी रमन फिजिक्स में 1930 में, 1968 में हरगोविंद खुराना को मिलता है। डेफिनेटली इनके पास यूएस सिटीजनशिप थी लेकिन इंडियन ओरिजिन थे। वहीं पे 1979 में इंडियन सिटीजन ये मदर टेरेसा को मिलता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दिया था 1983 में, इनको भी प्राइज मिलता है। 1998 में अगर हम देखते हैं अमृता सेन, डेफिनेटली इनको इकोनॉमी में प्राइज मिला है। अगर हम वेंकटरमन रामाकृष्णन की बात करें केमिस्ट्री में, इनको 2009 में प्राइज मिलता है नोबेल प्राइज। और 2014 में अगर हम देखते हैं कैलाश सत्यार्थी नोबेल पीस प्राइज इनको मिलता है। ये सारे इंडियंस हैं जिनको अभी तक ये नोबेल प्राइज अवार्ड किए गए हैं। नेग्लेक्टेड की अगर हम बात करें, स्पेशली कुछ लोग ऐसे थे जो नॉमिनेटेड थे लेकिन फाइनली उनको प्राइज ये नहीं मिल पाए किसी रीजन की वजह से। जैसे कि हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीइंग नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज 5 टाइम्स 1937 में, 38 में, 39 में, 47 में और उसके बाद भी, यानी महात्मा गांधी को ये अवार्ड देने की बात चल रही थी, नॉमिनेटेड होने वाले थे लेकिन इनको फाइनली ये प्राइज नहीं दिया गया। Although the Nobel Prize was not awarded in 1948 as a tribute to the Gandhi. दूसरी अगर हम बात करें कि नोबेल प्राइज 48 टाइम्स डिस्पाइट बीइंग नॉमिनेटेड फॉर द 48 टाइम्स, लाइस मेटनर who assisted in the atomic splitting, यानी 48 टाइम्स आप सोचिए कि नोबेल प्राइज के लिए ये नॉमिनेट होती हैं और उसके बाद भी इनको प्राइज नहीं मिलता है। दूसरे अगर हम बात करें, मैनी नोबेल लॉरिएट क्रिटिसाइज द कमिटी व्हेन ईसीजी सुदर्शन एन इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट was not awarded the Nobel Prize for the Grover Sudarshan representation in 2005। यानी इनका जो एक डिस्प्यूट चला था ये, जिसमें माना जा रहा था कि जो ग्लोबर है उन्होंने सुदर्शन की जो कॉपी की है एटॉमिक की, मेनली इनमें रिसर्च करी थी इन्होंने, और उस रिसर्च में ग्लोबर को माना जा रहा था कि सुदर्शन से कॉपी किया है तो सुदर्शन को ये प्राइज मिलना चाहिए, ग्लोबर को नहीं मिलना चाहिए। इस चक्कर में यहां पे भी प्राइज इनको नहीं मिला। तो ये डिस्प्यूट हमारे पहले हो चुके हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो पोस्टुमसली ये प्राइज नहीं दिया जाता है, यानी डेथ होने के बाद में ये प्राइज नहीं दिया जाता है, यानी नॉमिनेशंस जो हैं वो हमारे डेथ होने के बाद में नहीं हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर नॉमिनेटेड हो चुका है और उसको प्राइज जस्ट मिलने ही वाला है, यानी नॉमिनेटेड होने के बाद प्राइज भी अवार्ड कर दिया गया, बस उससे थोड़ा सा पहले अगर आपकी डेथ हो जाए तो उस केस में ये प्राइज दे दी जाता है। लेकिन पोस्टुमसली जैसा अवार्ड दिया जाता है जनरली उस केस में नहीं होता है, यानी अगर नॉमिनेशन जो है वो नहीं हो सकते आफ्टर द डेथ। द क्राइटेरिया डज नॉट गिव प्रॉपर अटेंशन टू द वर्क ऑफ इंटेलेक्ट, समटाइम द एक्चुअल इंपैक्ट ऑफ एनी वर्क टेक्स टाइम। डेफिनेटली कई बार इतना ज्यादा टाइम लग जाता है किसी चीज में कि उस चीज को रिकॉग्निशन होने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इस साल के जो नोबेल प्राइजेस हैं हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा ठीक से पढ़िएगा। स्पेशली इस तरह के एग्जाम्पल देखे गए हैं जहां पे पास्ट में या फिर उस ईयर में होने वाले नोबेल प्राइजेस के बारे में यूपीएससी ने डायरेक्टली या प्री में या फिर मेंस में पूछा है। आई होप इसको आप ठीक से पढ़ेंगे और ये जो जितनी इंफॉर्मेशन है ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर दिस एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।